नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में जो रफ्तार है वो बरकरार है। आज भी बाजारों में तेजी है और आज भी एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में, और ये पांचवा कंसेक्यूटिव सेशन है जबकि इस पूरे हफ्ते में एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में ही रहा। डिक्लाइन के कंपैरिजन में हमेशा तेजी रही। आज भी करीब करीब 700 शेयर बिकवाली में और 1700 शेयर तेजी में, यानी कि हर एक शेयर के सामने 2-3 शेयर ऐसे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इंडेक्स फ्रंट पे आपको इतनी तेजी नहीं दिखाई पड़ेगी। इंडेक्स फ्रंट पे आज लाल निशान है, बल्कि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी जारी है, इसीलिए एक अच्छी तेजी का रुख आपको ब्रॉडर मार्केट्स में दिखेगा। हालांकि इंडेक्स अभी भी लाल निशान के अंदर ही कामकाज कर रहा है। निफ्टी 65 अंक नीचे है, सेंसेक्स करीब करीब 251 अंक नीचे है, निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। और आज चल रहा है रियल्टी 1.5% ऊपर, मीडिया 1% ऊपर, एनर्जी करीब करीब 1% ऊपर, आईटी में बिकवाली है 1% की बिकवाली, और मेटल करीब करीब 1/4% गिरावट साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ आस्था मैम मौजूद हैं पुणे से। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, आस्था मैम से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, और साथ साथ कई सारे उनकी रिकमेंडेशन उन पे भी हम चर्चा करेंगे। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, क्योंकि 25,000 का आंकड़ा कल हमने पार किया। आज इंडेक्स भले उससे थोड़ा नीचे है, लेकिन बाजार में एक माहौल खुशनुमाई है। आज भी ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है। आप कैसे देख रहे हो बाजार को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए मार्केट में अभी तेजी का एक मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है ये जो तेजी आई है ये इसे निफ्टी को वापस से 25,200 के स्तर तक लेके जाएगी। लेकिन क्योंकि एक बहुत अच्छी तेजी हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखी थी, तो थोड़ा सा रिस्पाइट आ रहा है, बट ऑल टुगेदर खरीदने के ही मौके ढूंढने चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ी सी गिरावट और आ जाती है। 24,995 के आसपास चल रहा है, 24,950, 24,970 के जोन में खरीदारी के मौके ढूंढिए। 25,200 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस इसमें जो मेंटेन किया जाएगा वो तकरीबन रहेगा 24,830। और निफ्टी बैंक को लेके मैम वहां पर क्या करना चाहिए? कि निफ्टी बैंक में कभी सपोर्ट आता है, कभी आईटी आ जाता है, आजकल तो डिफेंस चल रहा है, सो निफ्टी बैंक क्या किया जाए? निफ्टी बैंक भी ठीक लग रहा है समझ जी। अच्छे लेवल पे इंट्राडे में एक सपोर्ट पकड़ा है 55,180 का, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। आज का लो 55,230 का है। मुझे लगता है कि अगर ये कामयाब हो गया यही सपोर्ट को पकड़ने में, तो फिर ऊपर में एक बार 55,470, 55,500 तक के लेवल्स हमें दिखा सकता है निफ्टी बैंक भी। दोनों काउंटर्स ठीक लगते हैं। थोड़ी सी गिरावट आए तो दोनों ही काउंटर्स में खरीदारी करने की सलाह। चलिए, तो निफ्टी बैंक को लेकर आउटलुक आपने सुना आस्था मैम की तरफ से। अब जरा निफ्टी गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कहां पर आज खरीदारी है और कहां पर आज बिकवाली इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तेजी आज आपको दिखाई पड़ेगी फिर से एक बारी BEL में, जहां पर खरीदारी का दौर लगातार बना हुआ है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में इसका नाम शुमार है। टाटा कंज्यूमर, अदानी एंटरप्राइजेज, NTPC, कुछ और ऐसे नाम जो कि आज तेजी में कामकाज कर रहे हैं। अगर मंदी वाली साइड बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर जहां पर देखने को मिल रहा है उसमें इंडसइंड बैंक है, भारतीय एयरटेल ब्लॉक डील का इंपैक्ट है, HCL टेक और श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर कुछ हद तक बिकवाली देखने को मिल रही है। मिड कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें कोचिन शिपयार्ड है, RVNL है, माझगांव डॉक है, SJVN है जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे अगर बात की जाए तो आज बिकवाली देखने को मिलेगी पतंजलि में, नंबर्स का इंपैक्ट, LIC हाउसिंग नंबर्स का इंपैक्ट, जुबलेंट फूड कैरी ओवर सेलिंग और L&T फाइनेंस, यहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज स्मॉल कैप साइड पे खरीदारी है टीटागढ़ में, गार्डन रीच में, राइट्स में, JWL में यानी कि जुपिटर वैगन में। तो रेलवेज और डिफेंस आज का फ्लेवर। और इसके अलावा बिकवाली वाली साइड की अगर बात किया तो आज प्रेशर देखने को मिल रहा है बिकवाली वाली साइड पर। न्यूलैंड लैब में नंबर्स का इंपैक्ट, गॉडफ्रे फिलिप्स नंबर का इंपैक्ट, NCC नंबर्स का इंपैक्ट और KEC जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। आस्था मैम, डिफेंस और रेलवेज सडनली वापस फ्लेवर में आ गए जैसे ही भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और यहाँ स्थितियाँ बदल गई एकदम से, वक्त बदल गया, हालात बदल गए। अब आप क्या करना चाहिए डिफेंस में और रेलवेज में? देखिए, डिफेंस तो अभी भी अच्छा लगता है, बट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो जरूर एक मैटर रह सकता है कि वैल्यूएशन वाइज अब डिफेंस स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव हो गए। बट उसमें अभी भी जो एक काउंटर मेरी पसंदीदा चॉइस रहेगी वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। मुझे लगता है कि थोड़ी गिरावट आती है क्योंकि आज हमने एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होते हुए देखी इसमें, तो डेफिनेटली 365 के आसपास जो ये चल रहा है, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जो कि 357-58 के स्तर पे रह सकते हैं। तो 357-58 के स्तर पे खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। टारगेट 390
390 का रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल मुझे लगता है कि ये अच्छा रह सकता है वो 342 का रहेगा। तो 357 पे खरीदना है, 342 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 390 का। तो आपको यहाँ पर राय दी गई है, अगर आप फिर भी डिफेंस में लेना चाह रहे हो तो एक नाम बताया गया, लेकिन रेलवेज डिफेंस में वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच हो गए हाल फिलहाल की तेजी के बाद। चलिए, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, आस्था मैम से कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर है। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, इसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम आपके साथ मौजूद रहेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर। वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़िए और अपने सवाल भेजिए और बातचीत करते रहेंगे। इसके अलावा पहला सवाल हमारे पास पूछने के लिए जायद अली साहब हैं। उन्होंने, वास्तव में आपके पहले तो प्रशंसक हैं, आपके फ़ैन हैं। जुपिटर वैगन उन्होंने खरीद रखा है 570 रुपये के दाम पर और बहुत समय से ये सवाल पूछ रहे हैं इनफैक्ट, और अब जाके शायद ये गेन साइड पर आ भी गए होंगे कि जुपिटर वैगन बढ़िया तेज़ी में है। सो करना क्या चाहिए? और दूसरा, टाटा मोटर्स छोटी अवधि के लिए क्या करें इसमें? देखिए, जुपिटर वैगन्स की बात करें तो बिल्कुल अभी इसमें हमने थोड़े तेजी के यहाँ पे मूवमेंट्स देखे हैं। अभी ये और तेज होना चाहिए। काफी ब्राइट चांसेस लग रहे हैं कि एक बार अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जाना चाहिए, जो कि तकरीबन 450 के लेवल पे आता है। तो ठीक ही लग रहा है, जुपिटर वैगन्स होल्ड करने की सलाह है 450 460 तक के टारगेट्स के लिए, यानी कि यहाँ से भी 10% की तेजी और देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो अभी तो मेरे हिसाब से इसमें मेंटेन किया जा सकता है 390 का। 390 के स्टॉप लॉस के साथ 460 के टारगेट्स के लिए जुपिटर वैगन में होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो जुपिटर वैगन में बने रहने की राय आपको दी गई है और 10% का और पोटेंशियल अपसाइड यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आस्था मैम, लाइकवाइज टाटा मोटर्स, दूसरा सवाल था इनका छोटी अवधि के लिए, वहाँ क्या करें? जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स की बात करें तो ये काउंटर भी मुझे जिस तरह से यहाँ पे चार्ट्स में हमने मोमेंटम देखा था, तो मोमेंटम यहाँ पे भी तेजी का बना हुआ है और ये काउंटर भी अच्छा लगता है। टाटा मोटर्स में अब जो नेक्स्ट लेवल जिसके लिए ये तैयार हो चुका है वो मुझे लगता है कि आराम से 770 से लेके 800 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो तेजी में लगता है ये काउंटर 770 से 800 के लक्ष्य के लिए बिल्कुल यहाँ पे पोजिशंस में कंटिन्यू रहा जा सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो तकरीबन अभी बन के आ रहा है 710। 710 के टारगेट का स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ पर बने रहें और शायद तेजी भी और कैरी कर सकते हैं, तो आप टाटा मोटर्स पर अदरवाइज भी नज़र बना के रख सकते हैं। इसके अलावा आस्था मैम, एक सवाल आया है एक्साइड के ऊपर, मनोज तोमर साहब का है। वो पूछ रहे हैं कि आप एक्साइड को कैसे देख रहे हो? देखिए, टेक्सटाइल्स बिल्कुल जिस तरह से अभी न्यूज फ्लो हो रहा है, एफटीए वगैरह जो भी हुए हैं, सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स ने अच्छा मोमेंटम दिखाया है। एक्साइड टेक्सटाइल नहीं, एक्साइड। माफ कीजिए, मेरे को लगा टेक्सटाइल स्टॉक्स की आप बात करें। अच्छा, एक्साइड इंडस्ट्रीज की अगर यहाँ पे बात करें, एक्साइड इंडस्ट्रीज पे मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो तेजी आई है, इनफैक्ट आज तो सुमित जी आप बोलेंगे मैम आप सभी में तेजी का यहाँ पे कॉल दे रहे हैं, लेकिन मार्केट पूरे तेज हो चुके हैं और एक्साइड में अभी तेजी जो आई है ये सिर्फ फर्दर 425 से लेके 430 तक ड्राइव कर सकती है। अच्छा लग रहा है। लॉन्ग पोजिशन कंटिन्यू रखनी है 370 के स्टॉप लॉस के साथ 430 के टारगेट्स के लिए। आस्था मैम, एक समय हमने वो भी देखा है जब आप सारी कॉल पे, सारे शेयरों पे सेल कॉल देते थे। एक समय हमने वो भी देखा है जब आप सारे शेयरों पे होल्ड कॉल देते थे। एक समय हमने वो भी देखा है जब आप पिक करते थे, पिक एंड चूज, कुछ को सेल करते थे, कुछ को होल्ड करते थे, कुछ पे बाय करते थे। तो अगर आज सारे शेयर बाय का भी दिन आ गया तो भी क्या है, ना वो रहे ना ये रहेगा, तो ये तो बदलता ही रहेगा मैम। जैसा सिचुएशन बनेगा वैसा आप कॉल दोगे। तो उस समय भी बहुत लोगों का पैसा बचाया, बनाया, आज भी बहुत लोगों का पैसा बचा रहे हो, बना रहे हो। तो ये तो प्रोसेस है, ये आपने पहले भी किया है, आज भी किया है, पहले भी काबिल तारीफ था, आज भी काबिल तारीफ है। तो ये तो कुछ कहने की बात ही नहीं है मैम, वो आप हमेशा बने रहोगे उसके लिए। सो मैम, अगला सवाल पंकज पाल साहब का है। टाटा टेक, ये यहाँ खरीदने की इच्छा रख रहे हैं। टाटा टेक में मूव भी आया पिछले 2-3 दिनों में, एमएससीआई की फ्लो की बातचीत भी है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, बिल्कुल टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मोमेंटम अब जाके इसमें भी पॉजिटिव हो रहा है। 746 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से आराम से 800 तक के लेवल्स तक जाने की यहाँ पे काफी ब्राइट चांसेस है कि वहां तक जा सकता है। टाटा टेक्नोलॉजीज में खरीदारी की भी सलाह है और होल्ड की भी सलाह है 720 के स्टॉप लॉस के साथ 800 के टारगेट्स के।
ओके, तो 800 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करेंगे, 720 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। अच्छा मोमेंटम वापस शुरू हुआ है तो उस मोमेंटम को आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा एक कुवैत से सवाल आया है, शेखर शर्मा साहब का सवाल है, एचजी इंफ्रा पर करीब करीब 1340 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है इस शेयर में, और राइट्स के 270 रुपए के दाम पे खरीदारी है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? एचजी इंफ्रा भी अच्छा तेज हुआ है, होल्ड कर लेने चाहिए इस काउंटर को। मुझे लगता है अब ये नेक्स्ट लेवल 1330 तक जाने की कोशिश कर सकता है। एचजी इंफ्रा में होल्ड करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी पोजीशंस पे तो अच्छा बड़ा ही निकलेगा, 1150 का जो आ रहा है, और 1300 का लक्ष्य यहाँ पे 1330 का टारगेट रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा था मैम? राइट्स 270 रुपए के दाम पे खरीदारी है। जी बिल्कुल, राइट्स की बात करें, राइट्स लिमिटेड में 270 पे खरीदारी है। आज ये हफ्ता बहुत अच्छा रहा है इस काउंटर के लिए, बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है ये। आराम से अब ऊपर में नेक्स्ट लेवल 300 तक जाने की पूरी यहाँ पे आशा है, तो होल्ड करना चाहिए इसको भी। 270 की खरीदारी, 300 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए इस काउंटर के अंदर। स्टॉप लॉस यहाँ पे 240 255 का रख लीजिए। ओके, के पुरवाल साहब का एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि आरती ड्रग्स, इन्होंने 512 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, यहाँ पे क्या करना चाहिए? जी, आरती ड्रग्स की बात करें तो देखिए 512 पे खरीदारी की है। थोड़ा सा ये अभी इतने सारे स्टॉक जो भी हमने डिस्कस किए उसमें एक ये काउंटर है जो अब थोड़ा सा वीक लग रहा है। इसमें थोड़ी सी कोशिश हो सकती है कि नीचे जाए, 440 तक जा सकता है ये काउंटर, बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं लगता। 440 तक लग सकता है, बट फिर भी बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस इसमें 420 का रखेंगे, क्योंकि 440 तक जाने की सलाह है, इसलिए उसके नीचे के स्टॉप लॉस में दे रही हूँ। 420 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे। टारगेट अभी इसमें इनिशियली जो रखा जा सकता है वो 500 के आसपास रहेगा, तो 500 520 तक जा सकता है। आसम में एक सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। आबिद साहब ने सवाल पूछा है कि बाजार में कंटिन्यूसली बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड एक बड़ी कैश के ऊपर बैठे हैं, एक बड़ी नकदी के ऊपर बैठे हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? वन। दूसरा, इनका सवाल रोलेक्स रिंग पर है। इन्होंने खरीदारी की थी स्टॉक में करीब 1275 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें? जी देखिए, म्यूचुअल फंड वाले अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा और स्टेबिलिटी की यहाँ पे एक वेट कर रहे हैं, और इसी वजह से अभी हम जो देख रहे हैं कि हाँ थोड़ा कैश पे है, बट मेरे हिसाब से अभी बाइंग आना चालू हो गई। इनफैक्ट लास्ट के भी कुछ सेशन में हम देखें तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से भी बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा सुस्ती नहीं है वहाँ पे भी एक्शन पिकअप हो रहा है। रोलेक्स रिंग अच्छा लगता है, तेजी का कैंडिडेट है, 1522 के आसपास चल रहा है। ये 1680 तक जाने की यहाँ पे कोशिश कर सकता है, होल्ड करने की सलाह है। और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल इसमें मेंटेन किया जा सकता है वो 1450 का रहेगा। तो 1450 का एक स्टॉप लगा के आप यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं। फंडामेंटल वाइज भी कंपनी अच्छी है, और म्यूचुअल फंड को लेकर भी एक राय आपको आज सामने दी है, आप उसको ही फॉलो कर सकते हैं। रीना जी का सवाल है, इनके पास एनआरबी बियरिंग के शेयर हैं, 256 के एवरेज पे उन्होंने खरीदारी की है, और 403 रुपये पे आईटीसी भी है इनके पास। करना क्या चाहिए? एनआरबी बियरिंग में कल नंबर्स भी आए, नंबर शानदार हैं इस बारी के, और रिएक्शन भी स्टॉक ने अच्छा दिया। अभी क्या करें? होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। ये काउंटर अभी अच्छा तेज लग रहा है। इनफैक्ट थोड़ा मीडियम टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो 290 तक बिल्कुल यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता है, 290 से लेके 310 तक, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे भी। स्टॉप लॉस 235 का रखें। मैम आईटीसी मैम आईटीसी की बात करें जी बिल्कुल, आईटीसी भी अच्छा लग रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस पे बार बार अटकता है जो कि 440 का है। एक बार 440 का स्तर पार हुआ तो फिर इसमें अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो इसको 464 से 470 तक लेके जाएगा। तो 440 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसका जरूर ध्यान रखें, वो ब्रेक होना जरूरी है। नीचे में बहुत बढ़िया सपोर्ट जो ये काउंटर बार बार पकड़ रहा है वो 418 के स्तर पे है, 418 420 के जोन पे। तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ 464 से 470 के टारगेट्स के लिए होल्ड करें, और तो खरीद भी आपको सकते हैं। जी, तो आईटीसी में आप खरीदारी भी कर सकते हैं, बने भी रह सकते हैं। क्वालिटी कंपनी है, और दोनों में ही सिचुएशन थोड़ी बेटर लग रही है, तो आप लॉन्ग भी जा सकते हैं और बने भी रह सकते हैं आप। इसके अलावा हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ नवीन कुमार जी मौजूद हैं। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नवीन जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, जयपुर से बोल रहा हूँ। नवीन कुमार सैनी मेरा नाम है। गर्मी काफी पड़ रही होगी नवीन जी वहां तो अभी? जी सर, करीब यहाँ पे 40 ऑलमोस्ट टेम्परेचर है अभी प्रेजेंट टाइम में। चलिए ध्यान रखिए, पानी वानी जरा ज्यादा पीते रहिएगा। बताइए क्या सवाल है आपका नवीन जी? सर मेरे पिछले 5 साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ और मेरे पास तकरीबन करीब 30 कंपनियों में शेयर है। ओके, मैंने करीब सर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा गया शेयर मार्केट में। ठीक है। जो मेरे पास अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला सारी कंपनियों में शेयर है। उसमें सर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज के शेयर है, अडानी एनर्जी सोल के शेयर है। वो मैंने सर जो शेयर ले रखे हैं उनमें मेरे 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में मेरा जो माइनस चल रहा है वो करीब अभी मेरे को चल रहा है 10% माइनस चल रहा है। करीब 1 लाख रुपए मेरे माइनस चल रहे हैं सर। ओके, तो आपका सवाल आज किस चीज पर तो है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि मैंने जो शेयर ले रखे हैं, जैसे मैंने ट्रेंड ले रखा है 7,000 रुपए पे मैंने शेयर ले रखे हैं ट्रेंड के। ओके, टाटा मोटर्स के ले रखे हैं मैंने 80 शेयर, वो मैंने ले रखे हैं 740 रुपए पे। ठीक है। और नजरिया क्या रखते हो आप इन दोनों में? अडानी एंटरप्राइज का वो मैंने 3400 पे ले रखे हैं। तो नवीन जी आपका नजरिया क्या है इनमें, कितना समय दे सकते हो? सर मेरा इनमें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट था, के हिसाब से मैंने इन्वेस्ट करा था, मगर मेरा सब में लॉस चल रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि मेरे को जो है इसमें कब मैं प्रॉफिट में आऊंगा। 5 साल हो गए सर, आज तक मैं कभी प्रॉफिट में नहीं आया। नहीं तो नवीन जी एक बात बताइए, 5 साल में ट्रेंड का दाम तो 7300 रुपए नहीं था, ट्रेंड का दाम तो और कम था। आपने खरीदारी कब की है ट्रेंड में? सर मैंने जो ट्रेंड पे खरीदारी करी थी तकरीबन 1 साल में तो होल्ड करते हो गया इसको। 1 साल पहले मैंने इसको खरीदा था जब ये 7300 रुपए के आसपास। तो आपने जो शेयर नहीं, आपने कहा आपने 5 साल से आप बाजार में इन्वेस्टेड हो। टाटा मोटर 5 साल पहले अगर मैंने अभी खरीदा 1 साल पहले। हाँ, तो अंतर यही है ना। देखिए टाटा मोटर 1 से 1.5 लाख रुपए कमाया बस। ओके, तो टाटा मोटर क्योंकि 5 साल पहले 100 रुपया था, ट्रेंड 5 साल पहले कुछ और दाम था, तो 5 साल इनको नहीं हुआ, ये पोजीशन हाल की है। टाटा मोटर्स सर मैंने 100 रुपए पे लेके 120 रुपए पे बेच दिया था। उसमें पता नहीं था कि टाटा मोटर्स वो कितनी इसमें वो है, मतलब कैपेसिटी है, कितना उठाया जा सकता है। वहां से वो 10 गुना भी हुआ शेयर मार्केट के लिए। ओके, चलिए खैर लर्निंग है ये सारी। आस्था मैम क्या किया जाए? अदानी इंटरप्राइजेस के 32 शेयर हैं 3400 रुपए के दाम पे और ट्रेंड है 7400 रुपए के दाम पे। पुराने इन्वेस्टेड है, लेकिन कई गलतियों से पैसा उतना नहीं बना। अभी क्या किया जाए? जी देखिए, सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो होल्ड कर लीजिए। ये काफी टाइम से, यानी कि अगर देखा जाए तो नवंबर से एक दायरे में ही घूम रहा है और दायरा जो बना हुआ है वो 2000 से लेके 2900 रुपए का है। तो उसके बीच में ही ये घूमता हुआ नजर आया है ये काउंटर। तो थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है बट तेज हो जाएगा ये। होल्ड करने की सलाह है। अब इसमें नक्शे जो नेक्स्ट मेंटेन कर सकते हैं वो 2900 रुपए का रहेगा। 2900 के लक्ष्य के लिए होल्ड कर ले 2300 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरी तरफ ट्रेंड जो इन्होंने 7300 के लेवल पे लिए हुए हैं, वहां पे भी अगर हम चार्ट देखते हैं तो तेजी की ही मोमेंटम बन रही है आराम से। अब ये जो काउंटर मुझे लगता है कि तेजी में आया है, ये इसे नेक्स्ट लेवल जो 6000 के पार लेके जाएगा, 6270 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ये काउंटर भी अच्छा लग रहा है। दोनों में बने रहिए सर, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आपको प्रॉफिट गिविंग स्टॉक्स हो जाएंगे आने वाले टाइम में। स्टॉप लॉस इसमें जो रखना है तकरीबन 52 का। तो सर आप पहले तो बाजार में अगर निवेशित हैं लंबी अवधि के लिए, तो लंबी अवधि के लिहाज से ही शेयरों को रखिए। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कई बार रिजल्ट नहीं आता, लेकिन हो सकता है वो अगले 5 साल, अगले 10 साल में दे दे। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, शेयर में पैसा बन सकता है, बस बने रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अनंत राज को लेकर एक सवाल आया है नरेश शर्मा जी का। इनके पास 530 रुपये के दाम पे खरीदारी है और दूसरा इन्वायरो इंफ्रा 235 पे खरीदारी है। थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो रहा है, यहाँ क्या करें? जी बिल्कुल, अनंत राज की यहाँ पे बात करें, मैं एनवायरो इंफ्रा की क्वेरी नहीं ले पाऊंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हम लोग इसमें मर्चेंट बैंकर्स रह चुके थे जब ये आईपीओ आया था, तो ड्यू टू कंप्लायंसेस इश्यू मैं उसमें बात नहीं कर सकती। बट हाँ, अनंत राज की बात करें तो ये काउंटर अच्छा लगता है। 540-45 तक जाने की बड़ी अच्छी खासी यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं। 540-545 तक बिल्कुल जा सकता है। होल्ड कर लीजिए काउंटर। अल्टीमेट टारगेट 550 का रखिए। स्टॉप लॉस उसमें जो मेंटेन करना है वो तकरीबन 470 का रहेगा। तो 470 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए। एनवायरो इंफ्रा पे हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, आस्था मैम उसकी मर्चेंट बैंकर रही हैं। इसके अलावा सुंदरम फास्टनर विनय कुमार साहब के पास है। 1393 रुपये के दाम पर उन्होंने खरीदारी की है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या इसमें होल्ड करें, एवरेज करें या लॉस बुक कर लें? जी बिल्कुल, यहाँ पे सुंदरम फास्टनर्स की बात करें तो यहाँ पे अभी
होल्ड करने की भी ये बात कर रहे हैं, तो मैं इनको होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। इस काउंटर में अभी बने रहें सुंदरम फास्टनर्स में, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पे चार्ट की पोजीशन है, अभी ये लोअर लेवल से एक कोशिश कर रहा है अपसाइड मोमेंटम दिखाने की। अगर ये मैच्योर हो गया तो अच्छा तेज हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि एक बार बस 995 या 1000 का स्तर तोड़ दे। थोड़ा सा नीचे आ सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 960 तक आने की प्रयत्न करेगा, लेकिन होल्ड कर लीजिए। 1000 के ऊपर निकला तो फिर इसमें बढ़िया तेजी जो बनेगी वो उसको 1100 तक लेके जाएगी। बने रहने की सलाह है, माफ कीजिए, और इसमें स्टॉप लॉस रख लीजिए 950 का। हम सही में सलाह ही है या सजा है? देखिए बिल्कुल अभी तो लॉस हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा होल्ड कर लेंगे तो आगे जाके ये बिल्कुल अच्छा रिटर्न दे सकता है काउंटर। ओके, चलिए, तो आपको विनय साहब ये राय दी गई है, आप उसके हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। राजेश पंत साहब दुबई से पूछ रहे हैं कि ट्राइडेंट में क्या करें, कहाँ के टारगेट्स आप देख रहे हो ट्राइडेंट लिमिटेड में? जी बिल्कुल, ट्राइडेंट की यहाँ पे बात करें तो ट्राइडेंट में टारगेट्स अभी जो हमको इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं वो अच्छे खासे अपसाइड में आ रहे हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात की, राइट? ट्राइडेंट मैम 30 रुपए वाला 32 रुपए का टारगेट लग रहा है, बिल्कुल 32 का टारगेट लग रहा है, होल्ड करना है। स्टॉप लॉस इसमें 28 का रख सकते हैं। तो आपको जो है एक 32 रुपए के टारगेट्स के लिए आप ट्राइडेंट के अंदर बने रह सकते हैं। एक पूजा स्वामी जी का सवाल आया है, इनके पास BHEL के शेयर हैं 261 रुपए के भाव पर और 1140 शेयर हैं। इनको करना क्या चाहिए? ये एक साल से कह रही कि पका रहा है शेयर लेकिन चल नहीं रहा है, सो अभी क्या किया जाए? बिल्कुल, मुझे लगता है इतना वेट किया तो होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अब ऊपर में जो तेजी दिखाएगा तो 275 से 290 तक जाने की भी कोशिश कर सकता है। बने रहने की ही सलाह रहेगी इस काउंटर में, और इस पे स्टॉप लॉस 230 का रखेंगे, 290 का अल्टीमेट टारगेट रहेगा। तो आप फिलहाल बने रहिए मैम, इतना समय आपने दिया है, थोड़ा थोड़ा आप गेन की तरफ आ भी रहे हैं, सो अब आप बने रहो, हो सकता है यहाँ पे और अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़े। नरेश शर्मा साहब का एक सवाल आया है KPIT पर, 1350 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए 1350 से खरीदारी की है, बढ़िया अभी तेजी बन रही है। और अब ये जो तेजी बनी है ये इससे बिल्कुल, जिसे हम बोल सकते हैं कि अपसाइड में जो लेके जाएगी वो 1450 1470 तक लेके जाएगी। होल्ड ही करना है KPIT में, बने रहिए 1470 तक के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस इसमें जो रखा जा सकता है वो तकरीबन यहाँ पे रहेगा 1310 का। 1310 का एक यहाँ पर आपको स्टॉप रखने की सलाह यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अब हमारे साथ अखिलेश शर्मा जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार। जी सर नमस्ते। नमस्कार शर्मा साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर बनेटी कोटपुतली से। अच्छा, कोटपुतली से, क्या सवाल है आपका शर्मा साहब? हाँ सर, मैंने एक तो सुजलोन एनर्जी के शेयर ले रखे हैं 61.58 के लेवल पे एवरेज पे, और एक रिलायंस पावर के लिए हुए हैं 44.46 का एवरेज उनका। तो उनके बारे में ही पूछना था, क्या कर सकते हैं एवरेज, टारगेट, स्टॉप लॉस? तो आशा मैम, एक तरफ रिलायंस पावर करीब करीब इनकी खरीदारी 44 रुपए की रेंज में यहाँ पर है, और सुजलॉन 62 रुपए के आसपास खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए हाई चांसेस हैं कि सुजलॉन में कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी, बिल्कुल होल्ड करना है सुजलॉन को। और स्टॉप लॉस चाहे तो एक बार 57 का रख सकते हैं, और इसमें जो अब टारगेट रखेंगे वो 55 से लेके 65 से लेके 70 तक के रहेंगे। तो सुजलॉन में 65 से 70 के टारगेट के लिए होल्ड कर लीजिए 57 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा सवाल इनका रिलायंस पावर पे था। रिलायंस पावर की बात करें तो ये काउंटर, जिस तरह से पावर स्टॉक्स में अभी थोड़ी तेजी आई है, ये काउंटर भी अच्छा लगा, प्रोवाइडेड कि 47 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जो ये बार बार फेस करता है। 47 के ऊपर गया तो फिर बढ़िया तेज हो जाएगा, 47-48 के जोन में ये अटकता है, वहां उसके ऊपर निकला तो फिर 53 का पहला लक्ष्य रहेगा। और 53 के बाद जो दूसरा इसमें हम टारगेट देख रहे हैं वो मेरे हिसाब से आराम से रखा जा सकता है 58 से 60 के। 58 से 60 के टारगेट्स के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हो। इवन सुजलॉन को भी आप होल्ड कर सकते हो, 68 रुपये तक के लेवल्स वहाँ पर भी शायद आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन दोनों में जो स्टॉप लॉस बताया गया है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। आशा मैम, जयदास साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास टाटा पावर के शेयर हैं 376 रुपये के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? टाटा पावर पे अगर हम बात करें तो ये काउंटर बहुत मजबूत लग रहा है।
होल्ड कर लीजिए सर। वैसे तो आज भी तेज हो गया, इनको प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, बट मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है और पैसा निकालने की जल्दी नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लगा के यहाँ पे आराम से होल्ड कर लीजिए। टारगेट इसमें अब जो नेक्स्ट निकल के आ रहे हैं वो मेरे हिसाब से 430 से 440 के रखे जा सकते हैं। तो आपके लिए राय है कि आप यहाँ पर बने रह सकते हैं स्टॉक के साथ, और अब एक अच्छे अपमूव शायद खुलते हुए दिखाई पड़े। वैसे भी समर डिमांड यूजुअली पावर के लिए थोड़ा बेटर ट्रिगर बनता भी है। अमरनाथ सिंह साहब का एक सवाल आया है, इनके पास प्रीमियर एक्सक्लूसिव के शेयर हैं, 700 शेयर हैं 311 रुपये पर, और इनका व्यू लंबी अवधि का है, लेकिन एक ही कंसर्न है कि बाजार कहीं नीचे आ गया तो ये शेयर नीचे ना आ जाए। सो इसको कैसे समझेंगे? देखिए, मुश्किल लगता है जिस तरह की तेजी और जिस तरह की चार्ट की फॉर्मेशन है, सुमित जी इसके मीडियम टर्म चार्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं प्रीमियर के। मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए। बाकी तो फ्यूचर अनसर्टेन होता है, कोई भी 100% सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट प्राइमा फेसी कोई दिक्कत नहीं लगती। बने रहिए इस काउंटर पे। इसमें स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो तकरीबन मेरे हिसाब से यहाँ पे रखा जा सकता है 370 के जोन पे, 470 के जोन पे माफ कीजिए, और टारगेट इसमें जो रखा जा सकता है वो अभी आ रहा है यहाँ पे 570 से लेके 600 के। 570 से 600 के टारगेट्स के लिए ये दिखाई पड़ रहा है। सिचुएशन तो बेटर दिख रही है, लेकिन अब बाजार की स्थिति रहती है, तो स्टॉप लॉसेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मनीष कुमार साहब का एक सवाल कानपुर से आया है, ये कैंपस के शेयर लेकर बैठे हैं 260 रुपये के दाम पे, और मैम हाईली अंडर परफॉर्मर रहा है, ये क्या किया जाए इसमें? 260 के दाम पे लेके बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा इतना वेट किया है ना, मेरे हिसाब से रुक जाइए। ये शायद कॉस्ट प्राइस के ऊपर इनको रिटर्न देता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो चार्ट में पोजीशन बनी हुई है वो ये इंडिकेट कर रही है कि आराम से अब ये 278 से लेके 285 तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो 258 अभी चल रहा है, 275 से 280 तक तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, तो वहां पे फिर निकलने का प्रयत्न कीजिए। अभी इसमें बने रहिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे अच्छा लगता है वो तकरीबन 240 का रख लीजिए। तो 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। एक सवाल आया है अबीर देवनाथ साहब का, इनके पास 1590 रुपए के दाम पर यूनाइटेड स्पिरिट्स है, अभी तो इन्हें लॉस हो रहा है, करना क्या चाहिए इसमें? जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें, अभी लॉस हो रहा है थोड़ा सा। ये अभी जितने भी स्टॉक डिस्कस किए उसमें कुछ इक्का दुक्का ही ऐसे आए हैं सुमित जी जो थोड़े अभी भी वीक लग रहे हैं चार्ट पे, उसमें से एक काउंटर ये भी है। मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है जो इसे 1510-1500 के जोन में ले जा सकती है। वहां तक के एक बार एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट वैसे 1530 के लेवल पे भी है, अगर वो टूटा तो फिर 1510 तक के जाने के चांसेस ब्राइट होते हैं। वीक लगता है ये काउंटर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं वीक लग रहा है, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो होल्ड कर लेना बेटर रहेगा, जिसमें स्टॉप लॉस 1460 पे आएगा। और एक बार इसमें 1610 के लेवल को तोड़ दिया, 1610 1620, तो फिर ये 1700 की चाल पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो आपको अभी तो थोड़ी सी वीकनेस रहेगी, 1510 के आसपास जा सकता है, लेकिन अगर संभला और वापस घूमा तो शायद आपके जो लॉसेज हैं वो गेन्स में कन्वर्ट हो जाए, तो बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। गुंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, गुंजन सर्राफ। गुंजन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार मैम, क्या सवाल है आपका? मेरा नाल्को पे है, नेशनल एल्यूमिनियम का, मेरा 175 की रेट में 300 शेयर लिया हुआ है। ओके, तो इसमें अभी क्या करना चाहिए? मैम ये खरीदारी कब की आपकी? ये ऑलमोस्ट 2-3 महीने 4 महीने इसी रेंज पर, और आप करते करते इस रेट पे आ गया था। और आप ट्रेडर हो कि इन्वेस्टर हो? नहीं, मतलब अगर इसमें प्रोस्पेक्ट अच्छा रहेगा तो मैं रखूंगी लॉन्ग टर्म के लिए। और मैम अगर प्रॉफिट रखने की उम्मीद में नीचे आ गया फिर? हाँ वही क्वेश्चन है। तो मैम आपको खुद ये तय करना है कि आप ट्रेडर हो कि इन्वेस्टर हो। शेयर तो अपने उसके हिसाब से रिएक्ट करता ही रहेगा। आशा मैम करना क्या चाहिए? नाल्को के शेयर हैं, 300 शेयर हैं 175 रुपये के दाम पे, सो फार इन्हें प्रॉफिट है, लेकिन अगर प्रॉफिट रहेगा तो होल्ड करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा तो नहीं होल्ड करेंगे। सो आप बताओ प्रॉफिट रहेगा क्या? देखिए, रहना तो चाहिए, चार्ट तो यही बता रहे, बस एक ही दिक्कत है कि थोड़ा सा एक बार 182 का स्तर तोड़ दे, वो अगर लेवल टूट गया 182 का, क्योंकि अभी ये चल रहा है 177-78, यहाँ से 4 रुपए ऊपर निकला तो सीधी चाल आएगी 192 के लेवल पे। तो अच्छा लग रहा है, ये काउंटर बनना चाहिए, प्रॉफिट इसी उम्मीद में बने रहे।
स्टॉप लॉस के तौर पे चाहें तो 165 या 170 का लेवल रख सकते हैं। 165 का रखेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। 165 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। अल्टीमेट टारगेट 192 का रहेगा। 192 का यहाँ पर टारगेट आप लेकर बने रह सकते हो मैम, लेकिन आपको ये पहले खुद डिसाइड करना होगा कि आप ट्रेडर हो कि आप इन्वेस्टर। अगर ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस रखो, इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पढ़ो और उसके हिसाब से फिर टाइम दो। सो वो तय करेगा कि आपका गेन कितना होना चाहिए और कितना आपको लॉस बियर करना है मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं। चलिए, खैर अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सवाल आया है अदानी पावर पे। एक हैंडल सवाल है कि अदानी पावर से एग्जिट करके क्या पारादीप फॉस्फेट में फ्रेश एंट्री की जा सकती है? अदानी पावर 540 पे किया था शॉर्ट टर्म के लिए, सो यहाँ गेन तो आ रहा है, तो क्या करें आस्था मैम? क्या अदानी पावर से निकलकर पारादीप फॉस्फेट ये ठीक लग रहा है? देखिए, अदानी पावर की भी बात करें तो ये तो काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। पारादीप फॉस्फेट्स की बात करें तो ये अच्छा मोमेंटम दिखा चुका है, लेकिन आज एक बड़ा कट आया है। तो पारादीप फॉस्फेट्स में अभी रुक जाएं, अभी ना एंट्री करें। अदानी इसको ही कंटिन्यू रखें, अदानी पावर को, क्योंकि अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक हो गया तो ये अच्छा तेज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अदानी पावर में बिल्कुल बने रहना चाहिए और एक बार 580 तक की चाल ये पकड़ता हुआ नजर आएगा। 580 से 585 के होल्ड करने की सलाह है। पारादीप में रहने दीजिए, क्योंकि आज बहुत बड़ी एक फॉल है, तो हो सकता है कि ये फॉल और इंक्रीज हो। तो आपके लिए राय है कि आप पारादीप और अदानी पावर दोनों को लेकर कंपेरेटिव एनालिसिस आपके सामने रख दिया मैम ने, आप उसको देख सकते हैं। मैम, शक्ति दत्ता शुभांकर साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, इनका इन्फोसिस पे सवाल आया है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। इंटरेस्टिंग ये है कि 8 से 10 साल के लिए इसे होल्ड करना चाह रहे हैं, क्या ये वर्थ इट है? इन्फोसिस की बात करें तो लंबा होल्ड किया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। इतना लंबा टाइम पीरियड होता है तो मुझे दिक्कत लगती ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि साइकिल चेंज होती हैं काफी ज्यादा इतने टाइम पीरियड में, तो अच्छे मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं। होल्ड करने की सलाह है। सबसे पहले इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। अभी इनका नजरिया तो काफी बड़ा है, लेकिन मैं इतने बड़े टारगेट टाइम पीरियड के टारगेट तो नहीं दे सकती, बट ये जरूर कह सकती हूँ कि एक बार 1800 तक जाने की बिल्कुल ये एक काउंटर कोशिश कर सकता है। 1500 या फिर 1490 के स्टॉप लॉस के साथ 1800 के लक्ष्य के लिए बिल्कुल इसमें इन्फोसिस में बने रहना चाहिए। दूसरा कौन सा काउंटर था इन्फोसिस के अलावा? मैम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जी बिल्कुल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, ये काउंटर भी अच्छा लगता है और इसमें भी तेजी बनेगी। लंबा समय के लिए होल्ड करिए, बस एक बार 53 का लेवल तोड़ दे और उसके ऊपर के क्लोज देने लग जाए। 53 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इस काउंटर के लिए। ये 3 हफ्तों से बार बार 52-53 पे आके रुक रहा है। 53 के ऊपर गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो फिर बढ़िया तेजी में आएगा, जो इसको 63 तक ले जा सकती है। होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी 47 के स्टॉप लॉस। तो होल्ड कर सकते हैं। 43 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन है। कंपनी दोनों अच्छी है, नंबर वाइज भी और फंडामेंटल वाइज भी, बट ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र चल नहीं रहा है इसलिए थोड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन बने आप दोनों में रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। HCL टेक के शेयर सुहास गुडबोले साहब के पास है, 1680 रुपए के दाम पे खरीदारी है। यहाँ क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म में? देखिए, शॉर्ट टर्म में वैसे मुझे HCL टेक तो काफी पसंद आ रहा है। आईटी स्पेस का ये काउंटर मुझे लगता है कि वापस से तेज हो जाएगा ये, तो इसमें घबराने की बात लगती नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेंगे वो 1760 से लेके 1800 तक के रहेंगे। बने रहिए HCL टेक में और स्टॉप लॉस इसमें 1590 का रखिए, 1760 का पहला लक्ष्य। ओके, राकेश शॉ साहब का एक सवाल आया है। उनको आपका नॉलेज और एनालिसिस बहुत पसंद है, तो उनका ये कहना है कि मोतीलाल ओसवाल और भारत फोर्ज इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए, मोतीलाल ओसवाल और भारत फोर्ज दोनों ही अलग सेक्टर की कंप्लीटली डिफरेंट कंपनियां हैं और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस की यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, अच्छा लग रहा है ये काउंटर। और एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो ये पार करने में कामयाब हुआ 785 के जोन में, उसके ऊपर के क्लोज देने लगा तो बहुत अच्छा तेज हो जाएगा और इसमें फिर 900 तक की चाल आ जाएगी, 900-910 तक की। तो ये दोनों काउंटर अच्छे ही लग रहे हैं। होल्ड करने की सलाह है 700 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा भारत फोर्ज, तो बिल्कुल जिस तरह से हम बात ही कर रहे हैं कि डिफेंस के शेयरों में अच्छी वाली तेजी है, भारत फोर्ज में भी मुझे लगता है कि जो ये तेजी आई है ये इसको 1390 तक आराम से लेके जाएगी। तो होल्ड करना है इस काउंटर को 1390 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे 1170 का लेवल अच्छा लगता है। तो
आपको राय दी गई है भारत फोर्ज को लेकर भी, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। मैम, आयरेडा रत्नेश यादव जी का सवाल है, इसमें पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, अगर वो नया निवेश करना चाह रहे हैं तो निवेश करें या फिर अभी अवॉइड करें? देखिए, इरेडा की बात करें तो नया निवेश अभी एक चीज का ध्यान रख ले, 175 या फिर थोड़ा और बड़ा लेवल देखे तो 180 के ऊपर के क्लोज आने दीजिए, फिर नया निवेश करिए। ज्यादा दूर है नहीं, 7 रुपए का फर्क है, लेकिन तब कन्विक्शन ज्यादा अच्छा बनेगा और फिर इसमें जो टारगेट सेट होंगे वो 195 तक के रहेंगे। मैम, एक रॉक एंड रोल हैंडल से सवाल आया है और इंटरेस्टिंग सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि क्या एशियन पेंट एक सही स्टॉक है लंबी अवधि या छोटी अवधि या मध्यम अवधि के निवेश करने को लेकर? आपका आउटलुक क्या है? नंबर्स तो वीक आ रहे हैं, रिलायंस स्टेक बेचने की बातचीत कर रहा है और शेयर अपने लॉस के आसपास खड़ा है। सो खोने की गुंजाइश कम है इसमें एक, या पाने की गुंजाइश ही नहीं है? देखिए, एशियन पेंट्स की बात करें तो यहाँ पे अभी पाने की गुंजाइश कम लग रही है, क्योंकि बहुत डाउन भी है ये काउंटर और इसमें तेजी 2500 के ऊपर लौटने के ही आसार है। तो 2500 का लेवल जरूर ब्रेक होना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी तेजी लौटेगी। तो उस हिसाब से ये काउंटर इतना कुछ अभी स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बने रहने के हिसाब से एक कॉल दी जा रही है कि होल्ड कर लीजिए 2240 के स्टॉप लॉस में। तो 2240 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, लेकिन अभी तेज़ी की उम्मीद बहुत ज़्यादा यहाँ पर मत लगाइएगा, थोड़ा सा स्लो ही रहेगा स्टॉक। आदर्श पांडे साहब पूछ रहे हैं कि एंजल वन 220 शेयर इनके पास हैं 2480 के दाम पे, और कोचिन शिपयार्ड 1550 के दाम पे खरीदारी और रोबस्ट चला है शेयर, क्या करें इन दोनों में? एंजल वन अच्छा लगा है चार्ट पे। अनडाउटेडली ये जो तेजी आई है 2775 के आसपास अभी चल रहा है, 2900 से लेके 3000 के लेवल्स तक इसको ले जा सकती है। अच्छा लगता है काउंटर, होल्ड करने की सलाह इस काउंटर में रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो मेरे हिसाब से एक बार 20 यहाँ पे रखा जा सकता है, 2500 का। और दूसरा काउंटर एंजल वन के अलावा कोचिन शिपयार्ड बिल्कुल, कोचिन शिपयार्ड जैसा मैंने पहले भी बोला, डिफेंस क्षेत्र में कुछ एक स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, उसमें से एक स्टॉक ये भी है। बहुत बढ़िया फॉर्मेशन चार्ट पे दिख रही है। अब ये फर्दर जो तेजी आई है 2032 के आसपास चल रहा है, 2120 2210 तक जा सकती है, होल्ड करना है काउंटर। तो दोनों में आप बने रहिए, और कोचिन शिपयार्ड तो ऐसे भी स्टार परफॉर्मर रहा है, तो उसका तो क्या ही कहना, किस तरह की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। हरीश मोदानी जी का सवाल एज यूजुअल वारी एनर्जी पर आया है, करीब 2770 रुपए के दाम पर उनकी खरीदारी है, 100 शेयर हैं, करना क्या चाहिए? जी बिल्कुल, वारी एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पे अभी होल्ड कर लेना चाहिए इस काउंटर को। मेरे को लगता है कि ये जो काउंटर है अभी और अच्छी तेजी दिखाना चाहिए। एक ही दिक्कत है, 3120 का जो रेजिस्टेंस है बस वो पार हो जाए, थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर वो पार हुआ, पहला लेवल 3120 और दूसरा लेवल फिर 3250, वहां तक जाने की पोटेंशियल है इसमें, और वहां तक जाने की कोशिश भी कर सकता है। होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस 2700 के स्तर पे रखना। ओके मैम, एक ध्रुव साहब का सवाल आया है, इनके पास यूरेका फोर्ब्स के शेयर हैं, आज नंबर भी आए यूरेका के, और नंबर्स के बाद स्टॉक बहुत लंबे अंतराल के बाद 10% के आसपास की तेजी दिखा रहा है, करना क्या चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तेजी बनी है यूरेका फोर्ब्स में, 600 तक इसने एक चाल दिखाई है। अब नेक्स्ट लेवल 645 का आ रहा है, होल्ड कर लीजिए 645 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे अगर कुछ लेवल ठीक लगता है तो वो 545 544 का है। तो 545 544 के लेवल के लिए का स्टॉप लॉस लेकर आप होल्ड करिए, 645 के लेवल आ सकते हैं। राजकुमार शाह साहब के पास पड़ा है बालू फोर्ज का शेयर, ये 615 क्वांटिटी है, 274 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। यहाँ पर भी नंबर मैम इस बार ये बहुत अच्छे आए हैं बालू फोर्ज के, यहाँ क्या करना चाहिए? ये भारत फोर्ज के अपने बारे में भालू नहीं, बालू फोर्ज, BALU। अच्छा ओके, बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज की बात करें जी, कोशिश कर रहा है ये काउंटर तेजी दिखाने की। आज का क्लोज अगर 615 या फिर 630 के ऊपर दिया तो बहुत अच्छी तेजी होगी, जो इसको फर्दर 700 तक आराम से लेके जाएगी। होल्ड कर लीजिए ये काउंटर को, और स्टॉप लॉस अगर इसमें कुछ रखना ही है पोजीशन में तो मेरे हिसाब से रख सकते हैं तकरीबन 570 के जोन।
ओके, तो 570 का एक स्टॉप लेके आप पोजीशन में बने रहें और तेजी आई भी है उसको कैरी कर सकते हैं। दीपेश जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। दीपेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दीपेश जी, क्या सवाल है आपका? सर IRFC लिया है। ओके, किस भाव पे? 137.50 में। ओके, तो इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है और शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है? ये खरीदारी की कब थी आपने वैसे? ये अभी मैंने समझो आज ही लिया है, टुडे। ओके, तो आस्था मैम IRFC 3000 शेयर हैं और आज ही इन्होंने खरीदारी की है। छोटी अवधि के लिए क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट आप देख रहे हो? जी बिल्कुल, IRFC की बात करें 138 पे चल रहा है, 150 तक के टारगेट देख रही हूँ मैं। छोटी अवधि के लिए 150 से 155 के टारगेट, और स्टॉप लॉस क्योंकि 138 पे चल रहा है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखा जा सकता है वो 125 120 का रहेगा। 120 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को और मेरे हिसाब से तेज अच्छा हो जाएगा। तो 120 का एक स्टॉप लीजिए, बने रहिए। 150 के ऊपर के टारगेट शायद यहाँ खुलते हुए दिखाई पड़े, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा, लेकिन बने रहने में ज़्यादा बेहतर लॉजिक सोफार दिखाई पड़ रहा है। बिंदेश यादव जी के पास फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के शेयर हैं करीब करीब 1060 रुपये के दाम के लिए। मतलब 970 पे खरीदा था, 1060 के स्विंग हाई के लिए। अब वो क्या करें इसके अंदर? होल्ड कर लीजिए। 1060 के स्विंग हाई के लिए खरीदा था, मेरे हिसाब से होल्ड कर लीजिए। इसमें पहला टारगेट तो इसमें फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात की है, राइट? तो जी नहीं मैम, फिनोलेक्स केबल्स की बात की। जी मैं वही थोड़ा कंफ्यूज हुई। फिनोलेक्स केबल्स की अगर यहाँ पे बात की है तो ये काउंटर 1050 तक जाने की बिल्कुल कोशिश कर सकता है। बनी रहिए इस काउंटर पे। 1050 के टारगेट के लिए 900 का लगेगा स्टॉप लॉस। तो आप 1050 के टारगेट्स के लिए 1050 का टारगेट मिल जाएगा, यानी आपका स्विंग हाई आप सोच रहे थे वो मिल जाएगा। बस एक स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस के अंदर बने रहिएगा। हर्षित साहब का एक सवाल आया है, इनके पास BEL के शेयर हैं, 360 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है और इनका टारगेट 395 है। क्या ये टारगेट 395 हिट होगा? और इनका स्टॉप लॉस 350 रखा है, क्या ये सही है? जी BEL की यहाँ पे बात की तो स्टॉप लॉस इन्होंने 350 का रखा है। मेरे हिसाब से ठीक है, और 340 का रखते तो और भी अच्छा रहता था। 340 का अच्छा लगता है स्टॉप लॉस, और टारगेट बिल्कुल मैंने पहले भी बोला था 380 से, तो नेक्स्ट टारगेट 380 से 400 के जोन में ही आता है। तो 380 से 400 के जो टारगेट्स हैं वो तो आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उनको तो आप फॉलो करिएगा ही, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 340 रखिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आया है मैम न्यू इंडिया एश्योरेंस पर, गौरव शर्मा साहब का। ये 190 रुपये के दाम पर लेकर बैठे हैं, 1000 शेयर हैं। इनका एक ही सवाल है कि इनका दाम कब तक आएगा, आप क्या देख रहे हो? जी बिल्कुल, 180 के दाम पे लेके बैठे हैं ना, मेरे हिसाब से आ जाएगा वो। 190 भी आ जाएगा क्योंकि 188 तक के लेवल इंटैक्ट लगते हैं। 180 189 तो वो 190 के आसपास हो गया, मेरे हिसाब से आना चाहिए ये काउंटर पे ये लेवल। स्टॉप लॉस एक मेंटेन कर लीजिए 152 के आसपास। तो 152 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, बने रहिए। आपका 190 का टारगेट जो है वो भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मैम एक बार जरा वेंट इंडिया को देखना, आज ये शेयर फिर 5% नीचे, कल ये 20% नीचे गया था। आज इसका OFS खुला है रिटेल निवेशकों के लिए, कल इसका इंस्टीट्यूशंस के लिए OFS खुला था और वो 5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 4 साढ़े 4 गुना। आज रिटेल का भी ऑलमोस्ट 1 गुना सब्सक्राइब होने वाला है। इसके बारे में आप कुछ कह पाओगे? नहीं, वेंट इंडिया के देखिए यहाँ पे सुमित जी रिजल्ट अच्छे नहीं थे, डी ग्रोथ दिखाई थी बॉटम लाइन में, वो क्वार्टरली नंबर्स में भी थी, इनफैक्ट ईयरली नंबर्स में भी डी ग्रोथ आई थी। दूसरी तरफ वैल्यूएशन भी हाई है। तीसरी तरफ मुझे लगता है कि ये OFS जो है उसमें कुछ एक बड़े इन्वेस्टर्स भी OFS में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑल ओवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है ये काउंटर, वीक ही लग रहा है। इनफैक्ट वीकली चार्ट पे भी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे के क्लोज दे रहा है। ठीक लगता है, यहाँ से थोड़ी गिरावट की जा सकती है, खरीदारी करने की सलाह नहीं है। मैम कहाँ तक गिरावट जा सकती है? 84 74 चल रहा है ये काउंटर। अब इसमें जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहे हैं तकरीबन 8200 के हैं, तो 82 से 8150 के। हाँ ओके, तो 81 50 8200 तक के लेवल्स यहाँ पे खुल सकते हैं। आज का OFS खुला हुआ है और अभी भी सब्सक्राइब हुआ है, तो इसलिए बात करना भी जरूरी था।
मैम एक सवाल आया है एनटीपीसी के ऊपर, कृष्णा जी का सवाल है। इन्होंने 400 शेयर ले रखे हैं, नहीं 400 रुपए के दाम पे शायद शेयर ले रखे हैं, और HCL 4500 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या करना चाहिए? HCL तो वैसी स्टार परफॉर्मर है आजकल, सो करा क्या जाए? एनटीपीसी में भी अभी तो होल्ड कर लेंगे। 318 के स्टॉप लॉस के साथ ऐसा लगेगा स्टॉप लॉस डीप है, बट मेरे को लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है उसके नीचे नहीं जाएगा। 318 नहीं तो 323, ये इनमें से कोई भी एक स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर लीजिए। वापस से तेज होगा एनटीपीसी, और इसमें जो नेक्स्ट तेजी आएगी वो इससे 375 तक लेके जाएगी। तो 375 तक के लेवल्स यहाँ पे वापस लेकर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। नीतू त्यागी जी का सवाल आया है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के आईपीओ को लेकर। मैम ये आईपीओ आप क्योंकि आईपीओ भी ट्रैक करते हो, इन्होंने खरीदारी, इनको एक्चुअल आईपीओ अलॉटमेंट है 263 रुपए के दाम पे, अब क्या किया जाए? जी बिल्कुल, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की बात करें 263 के दाम पे है तो होल्ड कर लीजिए। आईपीओ प्राइस बिल्कुल देखने को मिलेगी। अभी इनिशियली 215 चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इनिशियल लेवल पे 260 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह है 260 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो 190 का रहेगा। असल में एक चीज पूछनी भी थी आपसे। आप एक तरफ मार्केट को ट्रैक करते हो, मैं आपको तब से जानता हूं जब आप कमोडिटीज मार्केट ट्रैक करते थे, और बहुत साल तक कमोडिटीज के शो हमने किए भी हैं साथ में। सो आप एक तरफ पहले कमोडिटीज ट्रैक करते थे, फिर आपने टेक्निकली मार्केट को इवेल्युएट करना शुरू किया, जिसके लिए आप पूरी तरह से मार्केट में आए। फिर अब आप आ गए आईपीओ मार्केट में। आईपीओ मार्केट के लिए आपको बहुत डीप डाउन डिगिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आईपीओ में तो बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं होती है, सिर्फ आरएसपी पढ़ पढ़ के काम चलाना पड़ता है। सो इतना जो बड़ा दायरा आपने बनाया कमोडिटी से, टेक्निकल से, आईपीओ तक का, ये ऐसा क्यों हुआ? और दूसरा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए सुमित जी, 2005 में मैंने स्टार्ट किया था काम करना, तो उस टाइम पे मैं कमोडिटी भी करती थी और आईपीओ मैं तब से ही कर रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कमोडिटी कर रही थी, तो मैं इक्विटी और कमोडिटीज दोनों साथ में करती थी। बट हाँ, मैं ज्यादातर कमोडिटी के लिए ज्यादा आती थी मीडिया के अंदर, लेकिन इक्विटी भी मेरा साइड बाय साइड चल रहा था, तो वो मैंने कभी छोड़ा नहीं। दूसरी बात है कि जब हम लोग एज अ मर्चेंट बैंकर्स आने लगे, यानी कि हेम सिक्योरिटीज एज अ एसएमई मर्चेंट बैंकर, तो मैंने मर्चेंट बैंकिंग टीम के साथ भी काम किया, क्योंकि उस टाइम काफी एक्सपीरियंस हो गया था। 2005 से देखिए ये तकरीबन 2012 की बात है, 6-7 साल का। तो मर्चेंट बैंकिंग टीम के साथ यहाँ तक कि मैंने प्रोस्पेक्टस की ड्राफ्टिंग तक भी करी हुई है खुद ने, तो वो काफी सारा एक्सपीरियंस था। और इक्विटीज मैंने कभी छोड़ा नहीं, लेकिन ये जरूर था कि उस टाइम मैं मेनली कमोडिटीज के लिए ज्यादा आती थी मीडिया में, तो सबको लगता था कि कमोडिटी एनालिस्ट है, बट इक्विटी स्टार्टिंग से 2005 से ही चल रहा था। फिर 2017 में बिल्कुल पूरा फोकस कमोडिटी को हटा के मैंने इक्विटी पे किया, और आईपीओ तो मैं 2005 से ही कर रही हूँ। जितने भी पुराने आईपीओ है 2005 से आप देख लीजिए, सभी आईपीओ कवर किए। तो ये कोई भी ऐसी चीज नहीं कि मैंने बीच में कोई फील्ड चेंज की, ये सब मैं स्टार्टिंग से कर रही थी। बट बात यही थी कि मैं आ रही थी कमोडिटी के हिसाब से, लेकिन टेक्निकल भी चालू था, फंडामेंटल भी चालू था, तो अभी पूरा इक्विटी पे ही आती हूँ। मैम मुझे याद है 2017 में एक पुणे के इवेंट में आप मुझे मिले थे, और वहाँ पर आपने मुझे बोला था कि आप इक्विटीज़ के साथ अपना शुरू करने जा रहे हो स्टिंग। तब मैं जी में था। फिर वहाँ से चेंज होते 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 आज आप एक आईपीओ एक्सपर्ट भी हो, और साथ साथ इक्विटीज़ में तो आपका कोई हाथ ही नहीं है। मैम अभी भी कमोडिटीज ट्रैक करते हो? नहीं, बिल्कुल कमोडिटीज से अभी दूर हो गई, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता। लेकिन एक ही बात मैं बोलती हूँ कि आईपीओ के लिए मैं इसलिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ क्योंकि मैं खुद ड्राफ्ट कर चुकी हूँ प्रोस्पेक्टस। और इनफैक्ट एक टाइम पे तो मैं कंपनी में साथ में वैल्यूएशन टीम के साथ भी काम करती थी, क्योंकि हम जब आईपीओ लाते थे तो किस वैल्यूएशन पे लाना है, तो डायरेक्टर्स को पूरे इनपुट्स देते थे। तो इसीलिए थोड़ा आईपीओ में इंटरेस्ट ज्यादा है, और वहाँ पे ज्यादा मेरा कमांड है। लेकिन काम मैं शुरू से कर रही हूँ, मैंने कोई चीज बीच में छोड़ के नहीं ली है। ये सब 2005 से चल रहा है। तो असम में अब जब आप आईपीओ देखते हो, मतलब कोई आईपीओ आया, ड्राफ्ट आपके सामने आया, जैसे आरएसपी उसका आया, आप तो देखते समझ जाते हो कि ये क्या ही है, क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है। 4 फैक्टर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2005 में आपके सामने एक तरफ मारुति था, टीसीएस था, एनटीपीसी थे, पेज इंडस्ट्री था, जुबिलेंट था, कोल इंडिया था। उसके बाद 16 तक आते आते कहाँ डीमार्ट जैसी कंपनियों के आरएसपीस, वरुण ये देवयानी जैसी कंपनियों के, या वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनियों के आईपीओस, और अब आपके सामने ये कंपनियां जोमेटो एंड ऑल। सो ट्रांसफॉर्मेशन तो पूरा है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से एक सर्विस बेस्ड कंपनी का। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन में अब तो देखते समझ जाते हो कि आईपीओ भरने लायक है कि नहीं है।
हाँ, काफी काफी गट फीलिंग आ जाने लगता है और काफी आइडिया होता है। आप देखिए ना, अभी हमने लास्ट जो आईपीओ डिस्कस किया था उसमें मैंने मेन फोकस कहा था, तो मुझे अगर ध्यान हो कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से मुझे लग रहा है कि इस आईपीओ से थोड़ा एक तरह एनर्जी की जब हम बात कर रहे थे, और आप देखिए उसी के बाद युद्ध चालू हुआ। शायद तब तक तो युद्ध की कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि उसी के बाद हमने देखा कि जियो पॉलिटिकल में एकदम से एक्टिविटी हुई, तो वो गट फीलिंग भी आ जाती है कि मैक्रोज कहाँ पे इफेक्ट कर सकते हैं, वो सब भी आइडिया लगने लगता है। तो ये सब चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है, और मैं वापस से बोलती हूँ ये सब चीजें मैंने शॉर्ट टर्म में नहीं की। मैं 2005 से लगी हुई हूँ और आईपीओ एनालाइज ही नहीं करती हूँ, मैं प्रोस्पेक्टिव ड्राफ्टिंग भी करती थी, तो वो भी मैंने सब किया हुआ है। तो पूरा टीम्स के साथ मिलके वैल्यूएशंस भी हमने किए, और मैनेजमेंट से भी हम मिलते थे, क्योंकि मर्चेंट बैंकिंग में भी है सिक्योरिटीज, तो मैं मैनेजमेंट से भी मिली भी हूँ। तो हम बहुत सारी चीजों को अभी देख के वो सब एक्सपीरियंस शायद मेरे को अभी एनालिसिस में काफी काम आता है। हाँ मैम, वो तो दिखता ही है कि फंडामेंटल तौर पे और टेक्निकल तौर पे जिस तरह से इवैल्यूएशन होता है उससे समझ में आ ही जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये बहुत लंबी बातचीत है, इसके ऊपर कभी आगे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन हरीश जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हरीश जी नमस्कार। सर जय सिया राम सुमित सर। जी जय सिया राम। हरीश जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाय आस्था मैम। आस्था मैम आपको सुन पा रही हैं? सर हरीश हैदराबाद से बोल रहा हूँ सर। ओके, हाँ हरीश जी बताइए अब। सर बड़ी मिन्नतें लगाई हैं सर आपसे कनेक्ट होने की, कंटिन्यू 1 महीने से व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछ रहा था, और अनफॉर्चुनेटली मेरा क्वेश्चन नहीं पहुंच पा रहा था आप तक, बट आज फाइनली कनेक्ट हुआ। हरीश जी माफी, क्योंकि रोज बरोज हमें कम से कम 1000 से 1500 लोगों के मैसेज आते हैं, तो उसकी वजह से हम नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। लेकिन आज आपसे मेंटी को हम क्या ही जुड़े। चाहिए सर कि मेंटी को बस यही चाहिए कि मेंटर से कनेक्ट हो सके, वो गाइडेंस ले सके, नॉलेज ले सके। सर क्या ही चाहिए सर, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। आपकी इंपॉर्टेंस, अगर आप हमें इंपॉर्टेंट मानते हो तो हमारे लिए आप भी उतनी इंपॉर्टेंट हैं। सो ये दोनों के लिए द्रोणाचार्य होंगे तभी तो अर्जुन बनेंगे ना सर। और सर अर्जुन नहीं होंगे तो द्रोणाचार्य किस काम के? तो दोनों की जरूरत बराबर ही होती है। खैर आपका सवाल क्या है आज हरीश जी? सर फिनपाइप के 300 शेयर्स है सर @193। ओके, बहुत और बता रहा कितना है सर ये समय शेयर। आप दे सकते हो इसे? सर वैसे तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया हूँ सर। शॉर्ट टर्म के लिए। तो आस्था मैम फिनोलेक्स के शेयर हैं इनके पास। अभी थोड़े पहले हम फिनोलेक्स केबल की बात कर रहे थे, फिनोलेक्स पाइप है इंडस्ट्रीज वाला। 300 शेयर हैं, करीब करीब 193 रुपए के दाम पे खरीदारी है, उसी के आसपास ही चल रहा है। करना क्या चाहिए इन्हें? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 193 की खरीद है, आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, और मेरे को लगता है 210 तक के लेवल्स तक के लिए तैयारी कर रहा है, तो शायद ये इनको रिटर्न भी देके जाएगा। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को, और स्टॉप लॉस अगर रख सकते हैं तो 178 का रख लीजिए, 210 के लक्ष्य के। तो आप हरीश जी बने रहिए स्टॉक के साथ, और आपके लेवल्स के तो आसपास ही चल रहा है, लेकिन गेंस भी यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।